एग्जाम प्लस चैनल के सभी भावी शिक्षकों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी को नमस्कार। हमारी अपनी हिंदी भाषा दिखने में जितनी सरल लगती है, अपने भीतर ध्वनि का उतना ही गहरा संसार समेटे हुए हैं। सही कहा आपने। और इसी विज्ञान को डिकोड करने के लिए आज मैं यहाँ हूँ। तो आज का हमारा मिशन बहुत ही स्पष्ट है। आज की ये विस्तृत चर्चा इसी परिचित भाषा के एक ऐसे पहलू पर केंद्रित है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, हिंदी वर्तनी और उच्चारण के नियम। और विशेष रूप से एक छोटी सी बिंदी। जी हाँ, वो बिंदी जिसे हम रोज लिखते हुए लगाते हैं, उसके पीछे छिपे कड़े नियमों को आज हम बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। मतलब एक छोटी सी बिंदी पूरी भाषा की संरचना और अर्थ को नियंत्रित कर सकती है। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। तो चलिए सीधा उसी अनुस्वार की बात करते हैं, जिसे आम बोलचाल में ऊपर वाली बिंदी कहा जाता है। मैंने स्रोत में पढ़ा कि ये कोई स्वतंत्र ध्वनि है ही नहीं। और कोई स्वतंत्र ध्वनि नहीं है। आप इसे एक जादुई या गिरगिट जैसी बिंदी कह सकते हैं, जो अपने पड़ोसी के हिसाब से अपना रंग या कह लें अपनी आवाज बदल लेती है। गिरगिट जैसी बिंदी, ये तो बहुत ही सटीक उपमा है। देखिए, इस अनुकूलन की प्रक्रिया को भाषा विज्ञान की तकनीकी शब्दावली में पर सवर्ण संधि का नियम कहा जाता है। पर का अर्थ होता है बाद वाला और सवर्ण का अर्थ है उसी के वर्ग या परिवार का। तो इसका मतलब है कि वो बिंदी अपने बाद आने वाले अक्षर को देखती है? बिल्कुल। इस नियम के अनुसार अनुस्वार अपने ठीक बाद आने वाले अक्षर को पहचानता है और उस अक्षर के वर्ग का जो पांचवा अक्षर होता है, जिसे हम पंचमाक्षर कहते हैं, उसी का रूप धारण कर लेता है। क्या आप इसे हमारी वर्णमाला के उन पांचों वर्गों के संदर्भ में समझा सकती हैं, ताकि कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए? जरूर। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। हमारी वर्णमाला को उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर होठों तक बांटा गया है। सबसे पहले आता है क वर्ग, यानी क, ख, ग, घ। अक्षर आता है तो वह बिंदी क वर्ग के ही नासिक के व्यंजन ng की आवाज देगी। इसका कोई उदाहरण? जैसे गंगा। विद्यार्थियों ध्यान दें, जब गंगा शब्द लिखा जाता है तो ग के ऊपर बिंदी लगाई जाती है, लेकिन अगर हम इसका विशुद्ध विश्लेषण करें तो ये असल में गंगा है। अरे वाह, मतलब गंगा असल में गंगा है। हाँ, क्योंकि अनुस्वार के ठीक बाद ग आ रहा है जो क वर्ग का सदस्य है। उच्चारण की सहजता के लिए नासिका ध्वनि भी उसी कंठ स्थान पर चली जाती है और वह बिंदी स्वतः ही ng में बदल जाती है। यही कारण है कि बोलते समय हमारा प्रवाह बना रहता है। हम रोज गंगा बोलते हैं पर सोचते नहीं कि वहां ng की ध्वनि है। बिल्कुल। अब अगर हम गले से थोड़ा आगे आएं तालु की तरफ, तो आता है च वर्ग। च, छ, ज, झ। इनका पंचमाक्षर ञ है। उदाहरण के लिए अंजलि शब्द को लें। अंजलि में अ के ऊपर बिंदी है और फिर ज है। सही। चूंकि ज च वर्ग से है तो वो बिंदी ञ का रूप ले लेगी। विद्यार्थियों प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर इसका शुद्ध रूप पहचानने के लिए कहा जाता है और वहां अंजलि ही व्याकरण की दृष्टि से सबसे सटीक उत्तर होता है। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया एग्जाम के लिए। और ट वर्ग के साथ भी यही होता है ना? जी हाँ। ट वर्ग यानी ट, ठ, ढ, इन्हें मूर्धन्य कहते हैं क्योंकि जीभ मुड़कर मुंह की छत को छूती है। इसका पंचमाक्षर है अण। दस्तावेज में खंडहर शब्द का उदाहरण दिया गया है। ख के ऊपर बिंदी और फिर ड। बिल्कुल। ड ट वर्ग से है, इसलिए बोलते समय जीभ अपने आप ऊपर जाती है और वो बिंदी आधा अणा बन जाती है, तो शुद्ध रूप हुआ खंडहर। बहुत ही लॉजिकल है। और फिर त वर्ग आता है जो दांतों की मदद से बोला जाता है। त, थ, द, ध। और इसका पंचमाक्षर है न। उदाहरण के तौर पर अनंत। न के ऊपर बिंदी और उसके बाद त। त वर्ग का है तो बोलते समय जीभ दांतों को छूती है और अनुस्वार आधा न बनकर अनंत का रूप ले लेता है। ये देखना सच में दिलचस्प है कि कैसे शरीर विज्ञान और भाषा विज्ञान एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और ये श्रृंखला प वर्ग पर आकर पूरी होती है, जो होठों से उच्चारित होता है। प, फ, ब, भ। इसका पंचमाक्षर है म, जिसके उच्चारण में दोनों होंठ आपस में मिलते हैं। बिल्कुल। जैसे अंबर। जब अंबर बोला जाता है तो बिंदी के बाद ब आता है। ब बोलने के लिए होठों को मिलाना ही पड़ेगा। इसी शारीरिक आवश्यकता के कारण वो बिंदी स्वतः ही म की ध्वनि में बदल जाती है। शुद्ध रूप अंबर बन जाता है। एक बहुत ही नया दृष्टिकोण है। मतलब रोजमर्रा के जीवन में हम गंगा और अंबर जैसे शब्द लगातार इस्तेमाल करते हैं। दोनों शब्दों में शिरोरेखा के ऊपर केवल एक ही प्रकार की बिंदी लगाई जाती है।
हाँ, देखने में दोनों बिल्कुल समान लगते हैं। लेकिन उच्चारण के समय एक में कंठ से ng की ध्वनि निकल रही है और दूसरे में होठों से म की। ये प्रक्रिया दिमाग में इतनी तेजी से होती है कि हमें आभास ही नहीं होता कि हम इतना जटिल समीकरण पलक झपकते ही हल कर रहे हैं। तो केवल उस बिंदी की बात हुई जो शिरोरेखा के ऊपर बैठती है। तो क्या हिंदी में बिंदी लगाने की जगह बदलने से सब कुछ बदल जाता है? बिल्कुल। स्थान बदलने वाले इस बिंदु की बात करें तो ये भाषा की अर्थव्यवस्था का एक बेहतरीन उदाहरण है। एक ही चिन्ह का अलग अलग स्थानों पर प्रयोग। दस्तावेज में बिंदु के 4 विशिष्ट स्थानों का विस्तार से वर्णन है। पहला स्थान तो वही है जिसकी हमने अभी चर्चा की, शिरोरेखा के ऊपर। हाँ, इसे अनुस्वार कहा जाता है। ये पूरी तरह से नाक से निकलने वाली ध्वनि है। इसका अर्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये हंस और अंश जैसे शब्दों से समझा जा सकता है। हंस यानी एक पक्षी और अंश मतलब हिस्सा। सही। यहाँ अनुस्वार शब्द की पहचान का हिस्सा है, लेकिन असली परीक्षा तब शुरू होती है जब ये बिंदु अपनी जगह बदलता है। दूसरा स्थान है वर्ण के ठीक बगल में। और ये वो बिंदु है जो अक्सर परीक्षार्थियों के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाता है। जी विद्यार्थियों, ये पंचम अक्षर बिंदु पूरे हिंदी शब्दकोश में केवल एक ही वर्ण के साथ इस्तेमाल होता है, और वो है क वर्ग का नासिक व्यंजन ङ। और यहीं पर सबसे अधिक अशुद्धियां देखने को मिलती हैं। मैंने देखा है लोग अक्सर बगल में बिंदु वाले ङ और नीचे बिंदु वाले ड़ के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं। बिल्कुल, जबकि दोनों की प्रकृति और नियम पूरी तरह अलग है। ङ एक अनुनासिक व्यंजन है। परीक्षा में इसका एक बहुत ही फेवरेट उदाहरण बार बार पूछा जाता है, वांग्मय, जिसका अर्थ साहित्य होता है। हाँ, अक्सर ऑप्शंस में वाणमय लिख दिया जाता है, जो कि गलत है। पूरी तरह गलत है। विद्यार्थियों, इस रूल को नोट कर लें। ङ से हिंदी का कोई भी शब्द शुरू नहीं हो सकता। ये हमेशा शब्द के मध्य या अंत में ही आएगा। ये बहुत ही बढ़िया शॉर्ट ट्रिक है याद रखने के लिए। ङ से कोई शब्द शुरू नहीं होता। अब अगर हम तीसरे स्थान की ओर बढ़ें तो बिंदु आ जाता है वर्ण के ठीक नीचे। इसे ताड़नजात या उत्क्षिप्त ध्वनि कहा जाता है। ये वो जगह है जहां वर्णमाला एक नया रूप लेती है। ड और ढ के नीचे बिंदु लगाने से वे ड और ढ बन जाते हैं। मैंने श्रोत में पढ़ा था, उत्क्षिप्त का मतलब है फेंका हुआ। फेंका हुआ से क्या मतलब है? बहुत अच्छा सवाल है। उत्क्षिप्त का अर्थ ही इसके उच्चारण के रहस्य को खोलता है। जब हम ड़ या ढ बोलते हैं तो ध्यान दीजिए कि जीभ क्या कर रही है। जीभ पहले ऊपर जाती है। हाँ, जीभ पहले तालू को छूने के लिए ऊपर उठती है और फिर एक तेज झटके के साथ नीचे गिरती है, मानो ध्वनि को बाहर फेंक रही हो। इसी झटकेदार प्रक्रिया के कारण इन्हें उत्क्षिप्त कहा जाता है। अच्छा, इसीलिए वो फेंका हुआ महसूस होता है। ड और ढ बोलने में वो झटका नहीं है जो ड़ और ढ में है। बिल्कुल। और विद्यार्थियों, इनका भी अपना एक बहुत ही सख्त नियम है। इन उत्क्षिप्त वर्णों से भी कभी कोई शब्द आरंभ नहीं होता। ये एग्जाम के लिए एक और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। मतलब कोई भी शब्द ड़ या ढ से शुरू नहीं हो सकता? सही। जैसे सड़क, पकड़, पढ़ना, चढ़ना, इन सभी में ये वर्ण बीच में या अंत में आ रहे हैं। तो इसी नियम के कारण डमरू या ढोलक लिखते समय ड और ढ के नीचे बिंदु नहीं लगेगा, क्योंकि वो शब्द के शुरू में आ रहे हैं। एकदम सही। अड़क या ढोलक लिखना पूरी तरह अमान्यक है। अक्सर लोग अति शुद्धता के चक्कर में हर ड के नीचे बिंदी लगा देते हैं, जो गलत है। हाँ, सड़क पर चलते हुए कितने ही साइन बोर्ड्स पर यह गलती दिख जाती है। अब दस्ता है बिंदु का चौथा और अंतिम स्थान, वर्ण के नीचे बाईं ओर। इसे नुक्ता कहा जाता है। ये हिंदी की अपनी मूल ध्वनि नहीं है, बल्कि ये अरबी, फारसी और अंग्रेजी जैसी विदेशी भाषाओं के प्रभाव के कारण हिंदी में आया है। एक तरह से देवनागरी लिपि का अपडेट था ये। बिल्कुल। नुक्ता वर्ण के उच्चारण में एक हल्का सा कंपन या घर्षण जोड़ देता है, जैसे गजल, जमीन या फ्रेश। जब ज के नीचे नुक्ता लगता है तो वो ज बन जाता है, जिसमें हवा दांतों के बीच से घर्षण करते हुए निकलती है। जी। और नुक्ता शब्द का अर्थ भी बदल सकता है, जैसे फन यानी सांप का फन और फन मतलब हुनर। इसी तरह जरा यानी बुढ़ापा और जरा मतलब थोड़ा सा। नुक्ता ना लगाने से पूरे वाक्य का अर्थ बदल सकता है। ये तो सच में ध्वनि विज्ञान की गहराई है। ऊपर लगे तो नाक से आवाज, बगल में लगे तो ङ, नीचे लगे तो जीभ झटके से गिरती है, और नीचे बाईं ओर लगे तो विदेशी भाषाओं का स्वाद आ जाता है। यह भाषाई व्यवस्था की अत्यंत खूबसूरत संरचना है। लेकिन देखिए, जहां नियम होते हैं
वहाँ अपवाद भी अवश्य होते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर बनाने वाले अक्सर इन्हीं अपवादों की तलाश में रहते हैं। बिल्कुल, अपवाद ही तो एग्जाम में असली परख होते हैं। तो वो कौन सी स्थितियां हैं जहां अनुस्वार पंचमाक्षर में बदलने से मना कर देता है और अपनी जिद पे अड़ा रहता है? यहाँ 2 बहुत ही विशेष नियम हैं। विद्यार्थियों, इन्हें ध्यान से सुनिएगा। पहला नियम है अंतस्थ और ऊष्म व्यंजनों का। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, य, र, ल और व, और ऊष्म व्यंजन भी 4 हैं, श, श, स और ह। तो अगर अनुस्वार के बाद इनमें से कोई आ जाए तो क्या होगा? तब अनुस्वार केवल बिंदी के रूप में ही रहेगा। इस नियम के पीछे का तर्क ये है कि इन 8 व्यंजनों का अपना कोई पंचमाक्षर होता ही नहीं है। क वर्ग या च वर्ग की तरह इनका कोई परिवार नहीं है जहां से ये अक्षर उधार ले सके। तो उसे आधा न या म में बदलना गलत होगा। बिल्कुल गलत होगा। उदाहरण के लिए संवाद बहुत ही आम शब्द है। अनुस्वार के बाद व आ रहा है जो कि अंतस्थ है, इसलिए इसे हमेशा बिंदी के साथ ही लिखा जाएगा। परीक्षाओं में अक्सर इसे आधा व लगाकर संवाद या आधा म लगाकर संवाद लिखने के विकल्प दिए जाते हैं ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं। हाँ, इसी तरह संशय, संरचना, संलग्न, इन सभी शब्दों में अनुस्वार का रूप स्थिर रहता है। विद्यार्थियों, ये नियम एग्जाम में आपके मार्क्स कटने से बचा सकता है। ये तो एक अचूक अस्त्र है। और दूसरा विशेष नियम क्या है? दूसरा है द्वित्व व्यंजन का नियम। द्वित्व का अर्थ है किसी वर्ण का लगातार 2 बार आना, एक बार आधा और एक बार पूरा। नियम यह है कि जब कोई पंचमाक्षर द्वित्व रूप में आता है तो वहां बिंदी का प्रयोग पूरी तरह वर्जित है। मतलब जहां आधा और पूरा नासिक के व्यंजन एक साथ दिखें, वहां बिंदी का कोई काम नहीं है। जैसे अन्न। बिल्कुल। अन्न में अ के बाद आधा न और फिर पूरा न आता है जी। इसे अ के ऊपर बिंदी लगाकर अन्न लिखना 100% गलत है। देखने में भी अजीब लगता है और पढ़ने में भी। इसी तरह एक और शब्द है सम्मेलन। कई बार जल्दबाजी में लोग स के ऊपर बिंदी लगाकर सम्मेलन लिख देते हैं। मानक हिंदी के अनुसार यह अशुद्ध है। सम्मान, सम्मति, उन्नति, ये सभी इसी नियम में आते हैं। इन अपवादों को देखकर तो यही लगता है कि वर्तनी के नियम मनमाने नहीं हैं। सबके पीछे एक तार्किकता मौजूद है। हम आज र वर्ण के अलग अलग रूपों को समझेंगे। इसके अलावा ड और ढ के सटीक प्रयोग के जो राज हैं उन पर बात करेंगे और अक्षरों को आधा लिखने के पीछे छिपी हुई ज्यामिति यानी ज्योमेट्री का विश्लेषण करेंगे। बिल्कुल। और देखिए, अगर इसे थोड़े बड़े और व्यवहारिक नजरिए से देखा जाए ना, तो ये चर्चा सिर्फ भाषा विज्ञान तक ही सीमित नहीं है। हाँ, इसका सीधा असर परीक्षाओं पर भी पड़ता है। एकदम सही का। विशेष रूप से जो परीक्षार्थी यूपी टेट, सुपर टेट या सी टेट जैसी महत्वपूर्ण शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये जो हस्तलिखित नोट्स हैं, ये किसी बहुमूल्य खजाने से कम नहीं है। सच में, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि परीक्षाओं में लोग बहुत कठिन और जटिल विषयों पर तो महीनों मेहनत करते हैं। हाँ, और वर्तनी और व्याकरण की इन बुनियादी नियमों में छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं। बिल्कुल, और वही नंबर कट जाते हैं। जी। तो आइए इस रहस्य को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। शुरुआत करते हैं हिंदी वर्णमाला के सबसे अनोखे, चंचल और रूप बदलने वाले वर्ण से, यानी कि र वर्ण। जी, र। इन नोट्स को देखते हुए एक बात समझ आती है कि स्थिति के अनुसार इसके रूप पूरी तरह से बदल जाते हैं। इसमें जो पहला रूप बताया गया है वो तो बहुत ही सीधा है। हाँ, जिसे सामान्य रूप कहा गया है। इसमें कोई तकनीकी पेंच नहीं है, बिल्कुल सीधा सा नियम है। मतलब जब र पूरा होता है, जी, जब र अपने पूर्ण रूप में होता है, यानी जब वो किसी न किसी स्वर के साथ जुड़ा होता है, तब वो अपनी मूल पहचान और अपने असली आकार के साथ लिखा जाता है। इसके उदाहरण तो बहुत ही सरल हैं, जैसे राम, रहीम, रमेश, रथ या रंग। बिल्कुल, जब हम राम बोलते हैं तो र के साथ आ का स्वर बहुत साफ सुनाई देता है। हाँ, रा आ की ध्वनि आती है। और जब हम रमेश बोलते हैं तो र के साथ अ का स्वर होता है। चूंकि यहाँ र पूरी तरह से स्वतंत्र और पूर्ण है, इसलिए ये पूरा और स्पष्ट लिखा जाता है। असली विज्ञान तो तब शुरू होता है जब र किसी अन्य व्यंजन के साथ संयुक्त होता है। मतलब जब वो किसी और अक्षर के साथ जुड़ता है। बिल्कुल, वहीं से नियम दिलचस्प होने लगते हैं। हाँ, मैंने भी नोट्स में देखा। इन नोट्स में र का जो दूसरा रूप बताया गया है वो है पदेन र। पदेन र, जी। ये एक तिरछी रेखा की तरह होता है जो अक्षरों के नीचे लगता है।
अगर इस पदेन शब्द को तोड़ा जाए तो पद का मतलब तो पैर होता है, तो ये हमेशा पैरों में ही क्यों लगता है? बहुत अच्छा सवाल है। मैंने नोट्स में एक बात पर गौर किया कि जब र पूरा होता है और उससे ठीक पहले वाला व्यंजन आधा होता है, यानी स्वर रहित होता है, तब ये रूप सामने आता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि जो अक्षर कमजोर या आधा है उसे पूरा र नीचे से सहारा दे रहा है? ये बहुत ही सटीक विश्लेषण है। इसे गुरुत्वाकर्षण और संतुलन के एक प्राकृतिक नियम की तरह समझा जा सकता है। अच्छा, गुरुत्वाकर्षण की तरह। हाँ, कल्पना कीजिए कि एक आधा और कमजोर अक्षर है जिसके पास अपना कोई स्वर नहीं है। बेचारा कमजोर अक्षर। जी, और उसके तुरंत बाद एक मजबूत और पूरा र आ रहा है। ध्वनि विज्ञान के अनुसार जब हम इन दोनों को एक साथ बोलते हैं तो वो मजबूत रा उस कमजोर अक्षर को सहारा देने के लिए उसके आधार में चला जाता है, यानी उसके पैरों में चला जाता है। एकदम सही। इसीलिए इसे पदेन कहा जाता है। उदाहरण के लिए अगर हम क्रम शब्द का विश्लेषण करें तो जब हम क्रम कहते हैं तो क आधा है और र पूरा है। बिल्कुल, क प्लस र प्लस म। यहाँ आधा का खुद खड़ा नहीं रह सकता, इसलिए पूरा र एक तिरछी रेखा बनकर क के पैर में लग जाता है। ये सहारा देने वाली बात से तो चीजें एकदम स्पष्ट हो जाती हैं। मतलब भ्रम शब्द में भी बिल्कुल यही नियम लागू होता है ना? एकदम सही। भ आधा है और र पूरा है, इसलिए वो भ के पैरों में तिरछी रेखा बनकर बैठ गया। लेकिन अब नोट्स के तीसरे हिस्से पर आते हैं जो मुझे व्यक्तिगत रूप से सबसे ज्यादा तार्किक लगा, जो ट और ड वाले नियम हैं। हाँ, ये भी पदेन र ही है जो पैरों में ही लगता है, लेकिन इसका आकार तिरछी रेखा न होकर एक हंसपद जैसा होता है, जिसे हम अंग्रेजी के कैरेट चिन्ह या उल्टे वी जैसा कह सकते हैं। जी, हंसपद। लेखक ने यहाँ स्पष्ट किया है कि यह रूप केवल ट ठ ड ढ बस इन गोल वर्णों के नीचे ही लगता है। ऐसा क्यों है? देखिए, इसके पीछे विशुद्ध रूप से ज्यामिति यानी ज्योमेट्री काम करती है। ज्योमेट्री कैसे? अगर आप क, प या भ जैसे अक्षरों की बनावट को देखें तो उनमें एक सीधी खड़ी रेखा होती है। हाँ, एक वर्टिकल लाइन होती है। जी, जिसे व्याकरण में खड़ी पाई कहते हैं। उस सीधी वर्टिकल लाइन पर एक तिरछी रेखा यानी पदेन र को टिकाना बहुत आसान होता है। क्योंकि एक सपोर्ट मिल जाता है। बिल्कुल, लेकिन अब ट या ड अक्षर की बनावट की कल्पना करें। ये नीचे से पूरी तरह गोल होते हैं। हाँ, इनमें तो कोई सीधी डंडी नहीं होती। यही बात है, इनमें कोई सीधी वर्टिकल लाइन नहीं होती जहां एक तिरछी डंडी को जोड़ा जा सके। अगर गोल हिस्से पर सिर्फ एक तिरछी डंडी लगा दी जाए तो वो अक्षर का संतुलन बिगाड़ देगी और वो दिखने में भी कुछ और ही लगने लगेगा। एकदम सही। मतलब यहाँ अक्षरों के डिजाइन का बहुत बारीकी से ख्याल रखा गया है। चूंकि नीचे कोई सीधी रेखा नहीं है तो उस पूरे र को जोड़ने के लिए एक अलग तरह का स्टैंड बनाना पड़ा। बिल्कुल सही पकड़ा। इन गोल अक्षरों को सहारा देने के लिए र को दोनों तरफ से एक 2 पैर वाले स्टैंड का आकार लेना पड़ता है, जो उल्टे वी जैसा दिखता है। जी, इसीलिए हम ट्रक लिखते हैं ट प्लस र प्लस क, या फिर ड्रम लिखते हैं तो इस हंसपद वाले र का प्रयोग करते हैं। ये तो देवनागरी लिपि की वैज्ञानिक सोच का बहुत बड़ा प्रमाण है। मतलब ध्वनि को लिखित रूप देते समय उसकी दृश्य बनावट का कितना बारीक ध्यान रखा गया है। ये किसी बेहतरीन इंजीनियरिंग से कम नहीं है। सच में। अब चलते हैं चौथे और आखिरी रूप पर, जिसे रेफ र कहा जाता है। रेफ रूप? हाँ, ये वो रूप है जो अक्षर के ऊपर एक मात्रा की तरह लग जाता है। अगर हम संतुलन वाले उस पुराने तर्क को ही आगे बढ़ाएं तो क्या यहाँ मामला उल्टा हो रहा है? एकदम सही कह रही हैं आप। ये पदेन नियम का ठीक विपरीत है। मतलब पदेन रूप में र से पहले वाला अक्षर आधा था और र पूरा था। जी, लेकिन रेफ के मामले में र खुद आधा होता है, यानी इसमें कोई स्वर नहीं होता। ओहो, तो अब चूंकि र आधा है तो वो ध्वनि के स्तर पर बहुत हल्का हो गया है। बिल्कुल हल्का हो गया, और इसलिए वो नीचे पैरों में नहीं जाता बल्कि ध्वनि के प्रवाह में उड़कर अपने से अगले वाले पूरे और मजबूत अक्षर के सिर पर जाकर बैठ जाता है। उड़ने वाला र। हाँ, इसे उदाहरण से समझना सबसे आसान है। जैसे कर्म शब्द को लेते हैं। जब हम कर्म बोलते हैं तो ध्वनि का क्रम होता है क, फिर आधा र और फिर पूरा म। एकदम सही। और चूंकि र आधा और हल्का है वो तुरंत म के ऊपर चला जाता है। इसी तरह धर्म में भी होता है ध प्लस र प्लस म। रेफ हमेशा उस अक्षर पर लगता है जिसके ठीक पहले उसकी ध्वनि आती है। ये नियम तो परीक्षार्थियों के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल।
जो परीक्षार्थी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इन नोट्स में एक बहुत ही अचूक निष्कर्ष या यूं कहें कि शॉर्टकट दिया गया है जिसे हमेशा याद रखना चाहिए। वो शॉर्टकट क्या है? वो ये है कि ऊपर लगने वाला रेफ हमेशा आधा रा होता है, जबकि नीचे यानी पैरों में लगने वाले सभी र, चाहे वो तिरछी रेखा हो या हंसपद, हमेशा पूरे होते हैं। क्या बात है, ये तो बहुत ही काम की ट्रिक है। मतलब जो भारी है वो नीचे रहेगा और जो हल्का है वो उड़कर ऊपर जाएगा। जी, और परीक्षाओं में अक्सर सीधे तौर पर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि दिए गए शब्द में र का कौन सा रूप है या इनमें से किस शब्द में र पूरा है। अगर ये एक पंक्ति याद रहे तो ऐसे सवालों में गलती होने की कोई गुंजाइश नहीं बचती। ये तो नंबर पक्के करने वाली बात हो गई। चलिए अब हम अपनी इस गहन चर्चा के दूसरे भाग की ओर बढ़ते हैं। ड और ढ का रहस्य। जी, ये हिस्सा ड और ढ के रहस्य से जुड़ा है। अक्सर हम इन अक्षरों के नीचे एक छोटी सी बिंदी देखते हैं, जिसे आम बोलचाल में लोग नुक्ता कहकर काम चला लेते हैं। हाँ, बस नुक्ता बोल देते हैं। लेकिन इन नोट्स में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि इन्हें नुक्ता कहना तकनीकी रूप से गलत है। ये व्याकरण की दृष्टि से एक बहुत बड़ी त्रुटि है। नुक्ता दरअसल अरबी और फारसी से आई ध्वनियों के नीचे लगता है, जैसे जमीन का ज या फैसला का फ। एकदम सही। लेकिन हिंदी के ड और ढ के नीचे लगने वाली इस बिंदी को तकनीकी भाषा में ताड़नजात चिन्ह कहा जाता है। ताड़नजात चिन्ह, ये नाम तो बहुत कम लोग जानते हैं। जी, और इन ध्वनियों का एक और व्याकरणिक नाम है उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन। उत्क्षिप्त का शाब्दिक अर्थ होता है ऊपर की ओर उछाला हुआ या फेंका हुआ। उछाला हुआ या फेंका हुआ, मतलब जब हम इन्हें बोलते हैं तो हमारे मुंह के अंदर कुछ ऐसा ही शारीरिक एक्शन होता है क्या? बिल्कुल, आप खुद उच्चारण करके देखिए। जब हम र या ढ बोलते हैं, जैसे सड़क या पढ़ाई, सड़क, प ढ ई, जी, तो हमारी जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा यानी कठोर तालु को छूती है और फिर बहुत ही तेज झटके के साथ नीचे आती है। हाँ, ऐसा लगता है जैसे जीभ नीचे गिर रही है, जैसे किसी ने उसे नीचे फेंक दिया हो। इसी झटके या फेंकने की क्रिया के कारण इन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। और एक खास बात, ये हिंदी भाषा का अपना स्वतंत्र विकास है। अच्छा जी, ये ध्वनियां मूल रूप से संस्कृत में नहीं थी। और यहीं से इन नोट्स का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू होता है। इसमें 4 ऐसे सुनहरे नियम दिए गए हैं जो ये तय करते हैं कि इन ताड़नजात चिन्हों यानी बिंदियों का प्रयोग कहाँ बिल्कुल नहीं करना है। और ये नियम वर्तनी सुधारने के लिए रामबाण हैं। सच में, इन नियमों को पढ़कर मुझे एहसास हुआ कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में, अखबारों में, यहाँ तक कि किताबों में भी कितनी गलतियां देखते हैं। सबसे पहला नियम तो ये है कि कोई भी शब्द इन बिंदियों से शुरू नहीं होता। ये नियम सबसे बुनियादी है और सबसे ज्यादा तोड़ा भी जाता है। हाँ, हिंदी शब्दकोश का कोई भी शब्द उत्क्षिप्त ड या ढ से शुरू नहीं हो सकता। अगर ये अक्षर शब्द के एकदम शुरुआत में आ रहे हैं तो वे अपने मूल रूप में यानी बिना बिंदी के ही लिखे जाएंगे। क्योंकि शुरुआत में जीभ को वो झटका देना मुश्किल होता है ना। बिल्कुल, किसी भी शब्द की शुरुआत में ही जीभ को वो उत्क्षिप्त वाला झटका देना स्वाभाविक नहीं होता। इसके उदाहरण देखिए, डमरू, ढोलक, डोर, ढक्कन। इन सभी शब्दों की शुरुआत में बिना बिंदी वाला ड और ढ है। जी, लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि लोग ढक्कन या डरावना लिखते समय नीचे बिंदी लगा देते हैं, जो कि व्याकरण के हिसाब से पूरी तरह अशुद्ध है। एकदम अशुद्ध है। तो ये नियम बहुत ही स्पष्ट है कि शब्द की शुरुआत में बिंदी नहीं आएगी। अब आते हैं दूसरे नियम पर। नोट्स बताते हैं कि अगर शब्द में अनुस्वार यानी ऊपर लगने वाली अंक की बिंदी मौजूद हो तो उसके तुरंत बाद नीचे वाली बिंदी नहीं आएगी। ताड़नजात चिन्ह नहीं आएगा। इसका क्या वैज्ञानिक कारण है? ये नियम पूरी तरह से मानव शरीर की एनाटॉमी और ध्वनि विज्ञान पर आधारित है। एनाटॉमी पर? हाँ, अनुस्वार एक नासिक की ध्वनि है, यानी जब हम अनुस्वार बोलते हैं तो हवा नाक से निकलती है और मुंह के अंदर एक विशेष प्रकार का अवरोध बनता है। वो नाक से ध्वनि आती है। ध्वनि विज्ञान यह कहता है कि अनुस्वार के तुरंत बाद जीभ को वह तेज झटका देना जो उत्क्षिप्त ध्वनि के लिए जरूरी है, वो शारीरिक रूप से बहुत कठिन और असहज होता है। तो मतलब हम एक साथ दोनों काम नहीं कर सकते? बिल्कुल। उदाहरण के तौर पर पंडा, डंडा, प्रकांड, खंड या पांडाल शब्दों को देखा जा सकता है। अगर डंडा शब्द को बोलकर देखा जाए तो ड बोलते समय नाक से ध्वनि निकल रही है और तुरंत बाद झटके वाला ड बोलना वाकई मुमकिन नहीं लगता। एकदम सही। इसीलिए यहाँ स्वाभाविक रूप से बिना बिंदी वाले मूल ड या ढ का ही प्रयोग होता है।
और परीक्षाओं में ये नियम बहुत काम आता होगा। बहुत ज्यादा। कई बार विकल्प में डंडा बिना बिंदी के और डंडा नीचे बिंदी के साथ दोनों दिए जाते हैं। और छात्र कंफ्यूज हो जाते हैं। जी, लेकिन जिन्हें ये नियम पता है वे तुरंत पहचान लेंगे कि अनुस्वार के बाद नीचे बिंदी नहीं आ सकती। क्या गजब का लॉजिक है। मतलब भाषा के नियम ऐसे ही मनमाने नहीं है, वे हमारे शरीर और उच्चारण की सुविधा से तय हुए हैं। बिल्कुल वैज्ञानिक है। अब तीसरे नियम की तरफ बढ़ते हैं। तत्सम यानी संस्कृत के शब्दों में इनका प्रयोग वर्जित है। हाँ, आपने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि ये ध्वनियां संस्कृत में थी ही नहीं। हाँ, इस नियम का आधार पूरी तरह से ऐतिहासिक है। र और ढ विशुद्ध रूप से हिंदी के अपने विकसित किए गए व्यंजन हैं। प्राचीन संस्कृत भाषा में इनका अस्तित्व ही नहीं था। जी, संस्कृत में केवल ड और ढ बिना बिंदी वाले ही होते थे। इसलिए नियम ये बनता है कि जो शब्द मूल रूप से संस्कृत के हैं और हिंदी में बिना किसी बदलाव के प्रयोग होते हैं, जिन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं, उनमें कभी भी नीचे बिंदी नहीं लग सकती। तो इसका मतलब है कि षड, जिसका मतलब 6 होता है, या षडानन या फिर षड्यंत्र जैसे शब्दों में नीचे बिंदी लगाना गलत है। बिल्कुल 100% गलत है। षड्यंत्र को षड्यंत्र बिंदी के साथ लिखना एक बहुत ही आम लेकिन बहुत बड़ी गलती है। हाँ, मैंने कई जगह ये गलती देखी है। और प्रतियोगी परीक्षाओं में अशुद्ध वर्तनी छांटिए वाले प्रश्नों में ये शब्द अक्सर पूछा जाता है। एक शिक्षक के तौर पे ये जानना बहुत जरूरी है कि संस्कृत के मूल शब्दों के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। ये जानकारी तो परीक्षार्थियों को सीधे नंबर दिलाने वाली है। और चौथा नियम तो हम सबको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सुधारने की जरूरत है। नोट्स के अनुसार विदेशी या अंग्रेजी शब्दों को हिंदी में लिखते समय ये बिंदी नहीं लगती। जब हम रोड लिखते हैं तो वो रोड होना चाहिए, रोड बिंदी के साथ नहीं। इसी तरह साउंड को साउंड, प्राउड को प्राउड, रेडियो को रेडियो और क्राउड को क्राउड लिखा जाना चाहिए। एकदम सही। लेकिन अगर हम अपने आसपास देखें तो सड़कों पे लगे साइन बोर्ड्स पर, दुकानों के नाम में और विज्ञापनों में अक्सर रोड या बोर्ड में नीचे बिंदी लगी हुई दिख जाती है, जो कि व्याकरणिक रूप से पूरी तरह अशुद्ध है। जी। तो इन 4 नियमों को कि शुरुआत में नहीं, अनुस्वार के बाद नहीं, संस्कृत शब्दों में नहीं और अंग्रेजी शब्दों में नहीं, अगर याद रखा जाए तो वर्तनी की अनगिनत गलतियों को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। बिल्कुल, हमेशा के लिए। अब हम स्रोत सामग्री के तीसरे और सबसे अधिक विजुअल यानी दृश्य भाग की ओर बढ़ते हैं, जो व्यंजनों को आधा करने के बारे में है। जी, यह हिस्सा व्यंजनों को स्वर रहित यानी आधा करने के विज्ञान पर आधारित है। अक्सर हम लोग बेझिझक किसी भी अक्षर को आधा लिख देते हैं, लेकिन इन नोट से पता चलता है कि इसके पीछे भी अक्षरों की ज्यामिति यानी ज्योमेट्री का एक पूरा सिस्टम काम कर रहा है। ये देवनागरी लिपि के सबसे सुव्यवस्थित और सुंदर पहलुओं में से एक है। जी। जब हमें किसी व्यंजन से अस्वर हटाना हो, यानी उसे आधा लिखकर किसी और अक्षर के साथ जोड़ना हो, तो उस अक्षर की बनावट के आधार पर 3 अलग-अलग नियम बनाए गए हैं। 3 नियम? हाँ, इसमें सबसे पहला वर्ग है खड़ी पाई वाले व्यंजन। खड़ी पाई को अगर हम आसान भाषा में समझें तो यह वो वर्टिकल लाइन है या सीधी डंडी है जो कई अक्षरों के बिल्कुल अंत में यानी दाईं ओर होती है। जैसे अंग्रेजी के टी अक्षर में खड़ी डंडी होती है ना, वैसे ही। हाँ, नोट्स बताते हैं कि हिंदी में ऐसे व्यंजनों की संख्या 22 है। बिल्कुल सही। खड़ी पाई वो रेखा है जो अक्षर की बनावट को दाईं ओर से सहारा देकर बंद करती है, जैसे ग, ख, च, त, प, स। जी। इन 22 अक्षरों को आधा करने का नियम सबसे सरल और तार्किक है। चूंकि इनमें अंत में एक स्पष्ट डंडी है, इसलिए इन्हें आधा करने के लिए बस इनकी वो अंत की डंडी यानी पाई हटा दी जाती है। अच्छा, सिर्फ सपोर्ट हटा देना है। हाँ, उदाहरण के लिए जब ग की पाई हटाते हैं तो वो ग्व बन जाता है, जैसे ग्वाला शब्द में। और ख की डंडी हटने पर वो ख बन जाता है, जैसे ख्याल। चे का च हो जाता है, जैसे अच्छा। यह अक्षर की मूल पहचान बनी रहती है, बस उसका सपोर्ट हटाकर उसे आधा कर दिया जाता है। यह तो बहुत ही सीधा और विजुअल नियम है। लेकिन फिर कुछ अक्षर ऐसे आते हैं जो इस ढांचे में फिट नहीं बैठते। हाँ, मध्यम पाई वाले व्यंजन। धी नोट्स में इन्हें मध्यम पाई वाले व्यंजन कहा गया है। और मजे की बात यह है कि पूरी हिंदी वर्णमाला में ऐसे केवल 2 ही अक्षर हैं, क और फ। इन दोनों अक्षरों की बनावट को ध्यान से देखिए।
इनमें भी एक सीधी डंडी है, लेकिन वो डंडी अक्षर के अंत में नहीं बल्कि ये बिल्कुल बीच में है। हाँ, सेंटर में। अब अगर हम खड़ी पाई वाले नियम की तरह इनकी डंडी को पूरी तरह हटा दें तो अक्षर की पहचान ही खत्म हो जाएगी, वो कुछ और ही बन जाएगा। वो तो व या कुछ और ही लगने लगेगा। बिल्कुल। इसलिए इन दो अक्षरों के लिए एक अलग नियम बनाया गया। वो क्या है? इन अक्षरों का जो हिस्सा डंडी के आगे यानी दाईं ओर मुड़ा हुआ या लटका हुआ होता है उसे आधा काट दिया जाता है। मतलब जो हिस्सा डंडी को पार कर गया है उसे बस हवा में ही छोड़ दिया जाता है। एकदम सही। क का जो घुमावदार हिस्सा नीचे की तरफ आता है उसे आधा काट दिया जाता है और वो क्ल बन जाता है। इसी तरह फ का आगे का लटका हुआ हिस्सा कट कर फ बन जाता है। जी। उदाहरण के लिए जब मुक्त, भक्त या शक्ति लिखा जाता है तो हम क की पूंछ को आधा काटते हैं। और मुफ्त, हफ्ता या दफ्तर लिखते समय फ को आधा काटते हैं। ये एक बहुत ही सुंदर दृश्य समायोजन है। ये विजुअलाइजेशन वाकई कमाल का है। अब बचते हैं वो अक्षर जिनमें ना तो अंत में कोई डंडी है और ना ही बीच में डंडी है। गोल वर्ण। हाँ, नोट्स में इन्हें गोल वर्ण या बिना पाई वाले व्यंजन कहा गया है। इनकी संख्या 8 बताई गई है। छ, ट, ठ, ड, ढ, द और ह। ये सबसे दिलचस्प वर्ग है। चूंकि इन अक्षरों का आधार गोल है और इनमें हटाने के लिए कोई डंडी मौजूद नहीं है, इसलिए इन्हें ग या छ की तरह काटा नहीं जा सकता। और ना ही इन्हें क या फ की तरह बीच से आधा किया जा सकता। बिल्कुल, क्योंकि ऐसा करने से इनका आकार पूरी तरह बिगड़ जाएगा और इन्हें पढ़ना असंभव हो जाएगा। तो फिर क्या उपाय निकाला गया? लिपि के निर्माताओं ने एक बहुत ही वैज्ञानिक समाधान निकाला। इन अक्षरों को स्वर रहित यानी आधा दिखाने के लिए इनके नीचे एक विशेष चिन्ह का प्रयोग किया जाने लगा, जिसे हल चिन्ह या आमतौर पर हलंत कहा जाता है। मतलब हम अक्षर की बनावट से कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, बस नीचे एक टैग लगा देंगे कि भाई ये अक्षर आधा है। एकदम सटीक समझे आप। हलंत लगाने का मतलब ही यह है कि इस व्यंजन में स्वर नहीं है। जैसे जब खट्टा लिखा जाता है तो पहले ट को आधा करने के लिए उसके नीचे हलंत लगाया जाता है। जी, ट। और जब ह्रास या चिन्ह लिखते हैं तो ह के नीचे हलंत लगता है। विद्या लिखते समय द के नीचे हलंत लगाया जाता है। ये हलंत इस बात का स्पष्ट सूचक है कि इस गोल अक्षर को आधा पढ़ा जाना चाहिए। बिल्कुल। तो चलिए इन सभी नियमों को एक बार जल्दी से समेट लेते हैं। आज हमने बहुत सी आंखें खोलने वाली बातें जानी। जी, एक क्विक रिवीजन हो जाए। सबसे पहले र के 4 अलग अलग रूपों का विश्लेषण किया गया। आम, स्वतंत्र और पूरा सामान्य र, कमजोर अक्षरों के पैरों में लगकर सहारा देने वाला पदेन र, जिसमें खड़ी डंडी वालों के लिए तिरछी रेखा और गोल अक्षरों के लिए हंसपद शामिल है। और आधा होने के कारण उड़ने वाला रेफरा। हाँ, यहाँ सबसे बड़ी सीख ये मिली कि सिर पर बैठने वाला र हमेशा आधा होता है और पैरों में लगने वाला हमेशा पूरा। उसके बाद हमने ड और ढ के रहस्य को डिकोड किया। जी, ये स्पष्ट हुआ कि इनके नीचे लगने वाली बिंदी को नुक्ता नहीं बल्कि ताड़नजात चिन्ह कहते हैं। और ये उत्क्षिप्त व्यंजन कभी भी शब्द की शुरुआत में, अनुस्वार के तुरंत बाद, संस्कृत के मूल शब्दों में और अंग्रेजी या विदेशी शब्दों में इस्तेमाल नहीं किए जाते। और अंत में अक्षरों को आधा करने के ज्योमेट्रिकल तरीके को समझा गया। जो अंत की डंडी वाले हैं उनकी डंडी हटा दी जाती है, जिनकी डंडी बीच में है उनकी पूंछ काट दी जाती है, और जो पूरी तरह गोल है उनके नीचे हल चिन्ह लगा दिया जाता है। बिल्कुल। देखिए, ये सभी नियम इस बात को मजबूती से स्थापित करते हैं कि हिंदी भाषा सिर्फ कुछ यादृच्छिक ध्वनियों का समूह नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये बहुत ही सोच समझकर गढ़ा गया एक वैज्ञानिक और गणितीय ढांचा है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो भविष्य में शिक्षक बनने वाले हैं, चाहे वो यूपी टेट की तैयारी कर रहे हों या सी टेट की। उनके लिए यह सिर्फ एक परीक्षा पास करने का विषय नहीं है। हाँ, ये जिम्मेदारी की बात है। जी, ये भाषा की शुद्धता, उसकी तार्किकता और उसकी वैज्ञानिक प्रकृति का सम्मान करने का एक तरीका है। जब इन नियमों की समझ गहरी होती है तभी आने वाली पीढ़ी तक भाषा का शुद्धतम रूप पहुंच पाता है। बहुत ही सुंदर बात कही आपने। उम्मीद है कि अगली बार जब भी परीक्षार्थी या कोई भी श्रोता कुछ लिखेंगे या पढ़ेंगे तो अक्षरों के इस अद्भुत विज्ञान को एक बिल्कुल नए और वैज्ञानिक नजरिए से देखेंगे। इस ज्ञान की यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए एग्जाम प्लस की पूरी टीम की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। शुभकामनाएं। मिलते हैं अगली बार एक नए और महत्वपूर्ण टॉपिक की गहरी पड़ताल के साथ।